नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक अपने पीहर पहुंची बेटी ने भैया भाभी को माँ को मारने की साजिश करते देखा, तो उसने किया कुछ ऐसा कि भैया भाभी के होश ठिकाने आ गए। सीमा ने अपने पति दीपक से कहा, बाबूजी तो चल बसे, अब उस अधमरी बुढ़िया को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कह देंगे कि बाबूजी के सदमे में मम्मी जी भी चल बसी, और फिर ना ही हमें आपकी बहन रीतू का डर रहेगा और ना ही किसी और का। फिर उसने अपनी सास के लिए दलिया बनाया और दलिया में जहर डाल दिया। जब सीमा अपनी सास रेखा जी को दलिया खिलाने लगी, तब अचानक से अपनी ननद रीतू के हाथ से अपने गाल पर थप्पड़ पड़े से सीमा थम से जमीन पर गिर गई। अचानक रीतू को देखकर सीमा चकित रह गई। रीतू बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आपने मेरी माँ के दलिया में जहर मिलाया है। रीतू को चिल्लाने की आवाज सुनकर दीपक भी अपनी माँ के कमरे में आ गया और अपनी बहन को अचानक देखकर सकपका गया। फिर खुद को संभालते हुए दीपक बोला, रीतू दीदी, आप तो कल आने वाली थी ना? आपको नहीं पता था, परंतु मैं आज ही सुबह विदेश से यहाँ पहुँच गई थी अपने घर। तुझे और भाभी को बात करते हुए मैंने सुन लिया था और मैंने आपकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली हैं। बाबूजी ने मुझे अपने जाने से एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तभी मैं आनन फानन में अपने घर के लिए रवाना हो गई थी, परंतु फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं तो बाबूजी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही आ जाती। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों से झूठ कह दो कि मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी, जिससे कि मैं आपके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं और तुम दोनों पर कानूनी कार्रवाई कर सकूं। मुझे बाबूजी ने घर की दूसरी चाबी भी दे रखी थी कि मैं जब भी विदेश से घर आऊं, अगर तुम सब परिवार वाले घर ना हो तो मुझे घर का दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुम लोग माँ को जान से मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तभी रीतू का भाई दीपक बोला, रीतू दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए रीतू ने एक तमाचा अपने भाई दीपक के गाल पर भी जड़ दिया। उसका ऐसा रूप देखकर दीपक तो जैसे अपने होश खो बैठा। रीतू बोली, भाभी तो पराई घर से आई थी, परंतु तू तो अपना ही था ना। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। कितने नाजों से तुझे माँ बाबूजी ने पाला था, दिन रात एक करके एक एक पाई इकट्ठा करके तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, और फिर तेरे पसंद की लड़की से तेरी शादी भी करा दी। मैं तो सीमा को उसी दिन समझ गई थी जिस दिन हम पहली बार इसको देखने गए थे। अपने पिता की अमीरी की कितनी बड़ाई कर रही थी ये, जैसे कि सब कुछ इसका ही हो। मैंने माँ से कहा था कि ये लड़की दीपक के लिए ठीक नहीं है, परंतु माँ ने तब भी मेरी एक न मानी और कहा कि दीपक को ये लड़की पसंद है तो उसकी शादी उससे होगी। दीपक अपने पैरों पर खड़ा है, परंतु वो कहाँ जानती थी कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। दीपक, सब कुछ तेरा ही तो था, पर तूने उनकी सारी जमा पूंजी और घर अपने नाम करके उनसे उनके बुढ़ापे की 2 वक्त की रोटी तक को भी छीन लिया। पुलिस भी प्रताप जी के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी और फिर रेखा से बयान लेने लगी, परंतु रेखा जी को तो अपनी ही सुध में ना थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई बेजान शरीर हो। तब उनके घर
बहुत समय से रह रहे नौकर रामू काका ने बताया कि सीमा बहू कभी इनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। सीमा बहू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी साहब। यदि मालिक या मालकिन सीमा बहू को कुछ काम को कह देती तो वो अपना मुंह बना लेती और तिलमिला उठती। फिर जाकर दीपक से शिकायत करती कि तुम्हारे माँ बाबूजी को क्या मैं नौकरानी लगती हूँ जो वह हर समय मुझे काम बताते रहते हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ। सीमा, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। मेरी माँ इस घर की मालकिन है। और जब तक माँ बाबूजी अपनी जमा पूंजी और इस घर को हमारे नाम नहीं कर देती तब तक तुम इस घर की मालकिन नहीं हो सीमा। इसलिए जब तक प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक तुम उनके साथ अच्छा ही बर्ताव करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर सीमा बहू भी झूठी मुस्कान ली। अपने सास ससुर की कई बातों को मानती रहती। तब दीपक बाबू ने मुझे अपनी बातें सुनते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने माँ बाबूजी या किसी को कुछ भी बताया तो वह तुम्हारा जो बेटा मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम्हारे बेटे को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हें भी अपने घर से निकलवा दूंगा। फिर तो तुम दोनों रहना भीख मांगते हुए। घर का नौकर रामू ये बात कहते कहते रुक गया। तब एक पुलिस अधिकारी ने रामू को एक गिलास पानी पिलाया और फिर से रामू ने आगे की बात बोलना शुरू किया कि एक दिन प्रताप जी अचानक से बहुत बीमार हो गए तो उनके मुंह से खून आने लगा। उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 3 लाख तक बताया। तब मालकिन ने दीपक से कहा, बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे बाबूजी की जमा पूंजी तो उनके अपने बचत खाते में जमा है, जिसे उनके अलावा उन पैसों को कोई भी नहीं निकाल सकता। वो पैसे कैसे निकलेंगे ये भी पता नहीं है और तेरे बाबूजी भी ये बताने की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेटा इन पैसों का तू इंतज़ाम कर दे। तभी दीपक ने अपनी परेशानी माँ को बताते हुए कहा कि माँ मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे कर दूँगा, और माँ मैंने अपनी कंपनी बनवाने के लिए इतने सारे पैसों का लोन भी ले रखा है। तब रेखा जी बोली कि बेटा किसी रिश्तेदार या दोस्त से कर्जा ले ले, तेरे बाबूजी के होश में आते ही मैं वो कर्ज उतरवा दूंगी। शायद बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही ना था। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि कई बार कि बाबूजी आप मुझे अपनी जमा पूंजी और प्रॉपर्टी का हिसाब किताब दे दीजिए, परंतु हर समय ये कहकर टाल देते थे कि सब कुछ तुम्हारा ही है। अब देख लो नतीजा, पड़ गए ना बीमार। हाँ बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बेटा तो अपने बाबूजी को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। रेखा जी ने कहा, हाँ माँ मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए तो। थोड़ी देर बाद दीपक आता है और कहता है कि माँ पैसों का इंतज़ाम हो गया है और मैंने वो पैसे अस्पताल में भी जमा करा दिए हैं, परंतु माँ वह पैसे 1 महीने के अंदर ही अंदर मुझे वापस लौटाने होंगे। हाँ बेटा तेरे बाबूजी के होश में आते ही हम सारा कर्जा उतार देंगे। सीमा दीपक का हाथ खींचते हुए कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम इस बूढ़े को बचाने में लगे हुए हो। ये बूढ़ा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इस पर हमारा अधिकार होगा, और आप हैं जो पैसे खर्च करने में लगे हैं। इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये हमारे पैसे तो नहीं? हाँ सीमा ये हमारे ही पैसे हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कदम तो उठाने होते हैं। माँ ये पैसे बाबूजी के होश में आते ही वापस लौटा देंगे। अब माँ बाबूजी की उम्र हो गई है, वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए माँ बाबूजी का बैंक खाता भी मेरे नाम करवा ही देंगे।
उन्होंने मुझे कहा है और फिर जल्दी ही मैं अपनी कंपनी का मालिक भी बन जाऊंगा। और जब प्रताप जी हॉस्पिटल से अपने घर आए तब रेखा ने सबसे पहले 3 लाख का चेक दीपक को दिया कि जिससे तुमने ये पैसे लिए थे उनको वापस कर दो बेटा। उसके बाद प्रताप जी से कहा, देखो जी, अब हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब क्या हो जाए, इसलिए आप अपनी जमा पूंजी का खाता नंबर दीपक के नाम कर दीजिए। दीपक हमारी संतान भी है, सब इसका ही तो है। हम चाहे इसे आज दे या कल दे, दीपक ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अब क्या ये धन संपत्ति को लेकर बैठ जाते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर दीपक ना होता तो आज आप शायद हमारे साथ ना होते जी। उसने इतने पैसों का इंतज़ाम जो किया था, हमारा बेटा ही हमारे लिए असली धन है। प्रताप जी ने सोचा कि रेखा जी ठीक ही तो कह रही हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद दीपक के नाम कर दी। अगले दिन जब दोपहर में रेखा जी ने अपनी बहू से कहा कि सीमा बहू, अपने बाबूजी के लिए दलिया बना देना, तो सीमा बोली, मम्मी जी ज़रा 1 मिनट ठहरिए, मैं भी एक कॉपी पेन लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि आपको और बाबूजी को क्या क्या खाना है। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं समझी नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? आप लोगों की नज़र में तो मैं एक नौकरानी हूँ जो हर समय आप जो कहे वो बात मैं मानती रहूँ। समझ नहीं आता कि आपको? बाबूजी बीमार हैं, आप बीमार नहीं हो, खुद बना लीजिए दलिया। क्या मुझे हर समय परेशान करती रहती हो? मुझे और भी तो काम होते हैं, अगर आगे से ऐसा किया तो आपकी खैर नहीं। ये कहकर सीमा वहां से चली गई। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर रेखा जी तो जैसे दंगी रह गई। जब रेखा जी अपने कमरे में गए तो प्रताप जी रेखा से बोले, देख लिया रेखा जी, तुम्हारी गलती की सज़ा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी धन संपत्ति को अपने पास ही रखेंगे तो बेटा बहू भी अपने रहेंगे। अब देख लो। खैर अब क्या कर सकते हैं, हमें रहना तो इन दोनों के साथ ही है। तब रेखा जी मुस्कुराती हुई अपने मन में चल रहे दुख को छिपाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए जी, बेचारी थक गई होगी। अगर मैं और भी कितने काम होते हैं, मैं आपके लिए दरिया बना भी लाई हूँ। देखना बहू, सीमा अभी आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और अब से मैं ही आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी ये घर में 3-3 सब्जियां बनेंगी तो बहू पर जोर तो पड़ेगा ही ना। प्रताप जी अपने मन ही मन में कहते हैं कि हाँ बहू से तुम दोबारा जलील नहीं होना चाहती हो, इसलिए अब से तुम रोज़ मेरे लिए बुढ़ापे में खाना बनवाओगी। अगले दिन जब रेखा जी रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि रसोई का ताला लगा हुआ है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई तो सीमा कमरे से बाहर आई और बोली, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ रखा है? रेखा जी ने कहा, बहू आज से पहले रसोई में ये ताला नहीं लगा था, तो ये क्या है, तुमने रसोई में ताला लगाया है? सीमा गुस्से में गरजते हुए बोली, हाँ, हमारे घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जो दिन भर खाने पर तुले रहते हैं। एक दिन में 4-5 बार उनका खाना होता है, इसलिए मैंने ये रसोई में ताला लगा दिया। सीमा तुम ये क्या कह रही हो? तुम हमें जानवर कह रही हो? अपने होश में तो हो ना तुम। अब आप इतने भी भोली नहीं हो जो अब मेरी बातों को ना समझ पाओ, समझी? परेशान हो चुकी मैं आप दोनों की इस भूख से और आपसे। पूरा दिन खाना पीना लगा रहता है जैसे ये कोई 5 स्टार होटल हो। आप दोनों को तो बस यही रहता है। आपसे मैं तय करूंगी कि आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। सीमा तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर कहो और हमसे हमारा ही घर में हमारे अपने खाने का हिसाब लोगी। आने दो आज दीपक को, जब उसे पता चलेगा
कि तुमने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है। तो क्या मम्मी जी, उन्हें तो पहले से ही सब पता है कि आप ऐसा ही करोगी, इसलिए तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और अब आप दोनों हम पर आश्रित हैं। आप हमारे टुकड़ों पर पलोगे, इसलिए अब इस घर में आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। बेचारे बाबूजी तो बीमार हैं, शायद कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास। बहू, अपनी हद में रहो। कहकर रेखा जी अपनी बहू के एक चाटा मारने वाली होती हैं कि सीमा ने उनका हाथ पकड़कर मोड़कर बोली, चुपचाप इस घर में रहो, वरना यहाँ से चलते बनो दोनों। और अब इस घर का खाना आप बनाओगे और घर का जितना काम रामू करता है उतना ही काम करोगी। उसके साथ साथ रामू, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुमने इनकी जरा भी मदद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। तुमको जितना काम बताया जाए तुम इतना ही काम किया करो, समझे तुम? और अगर मम्मी जी आपने काम करने में थोड़ी भी आनाकानी की तो आप दोनों को घर से बाहर निकालने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, समझ गई? रेखा जी बिना खाना लिए अपने कमरे में आ गए तो प्रताप जी बोले, रेखा जी, इसलिए मैं दीपक के नाम अपनी जायदाद नहीं कर रहा था। वो इतना नीचे गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में काम, वरना तो मालिक मालकिन हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। प्रताप जी ने कपकपाते स्वर में कहा, बहुत झूठ बोल रही है जी, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जरूर बहू ने ये चढ़ाया होगा उसको। आने दो आज दीपक को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को जब दीपक घर पर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना परोसा। खाना खाने के बाद रेखा जी बोली, बेटा बता बहू को कि हम तेरे माता पिता हैं, ना कि इस घर के नौकर। तब दीपक तमकते हुए बोला, बस कीजिए माँ, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने आप दोनों की इन बातों को। आज के ज़माने में माँ बाप न भैया, यहाँ है तो सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि मैं और सीमा आपकी जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे? तब रेखा जी एकदम से चुप हो गई, जैसे कि उनकी जुबान ही ना हो। दीपक वहां से चला गया। रेखा जी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। तब प्रताप जी ने उन्हें दिलासा दिया कि देखना रेखा, कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? अब रहना तो बेटी बहू के साथ में है। अब जिंदगी के ये आखिरी पल भी ऐसे ही बिता लेंगे, इसलिए तुम चुप ही रहा करो। अगले दिन से बहू ने अपनी सास ससुर का 3 समय का खाना 2 वक्त का कर दिया। अब प्रताप जी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। एक दिन रेखा जी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रेखा जी घर का सारा काम निपटा आराम करने के लिए लेटी ही थी, तो लेटते ही उनकी आँख कब लगी उन्हें पता ही न चला। प्रताप जी धीरे धीरे कमरे से बाहर गए और अपनी बहू सीमा से बोली कि बेटा आज मुझे खाना मत देना और अपनी माँ को मेरे हिस्से का खाना भी दे देना, उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। सीमा तमकते हुए बोली, हाँ अभी उनको कमज़ोरी महसूस हो रही है और फिर कुछ दिनों में आपको कमज़ोरी महसूस होगी। सीमा की बात सुनकर चुपचाप प्रताप जी अपने कमरे में चले गए। अब रेखा जी सोकर उठती हैं। वो कहती हैं, मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। तो प्रताप जी कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तुम भी जाकर खाना खा लो। वैसे आज खाने में क्या बनाया है जी? तो प्रताप जी बोले कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो रेखा, जाकर खाना खा लो, मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। कहकर प्रताप जी लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। रेखा जी जब बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू ने आज उन्हें 1 कटोरी सूखी सब्जी के साथ 1 कटोरी दाल और 4 रोटियां भी दी थी। तब रेखा अपनी खुशी को ना संभाल पाई और बहू से पूछ बैठी कि बहू आज मेरी थाली में इतना खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या आपको? जो मिला है
उसे चुपचाप होकर खा लीजिए। खाना खाकर बर्तन सारे धोकर जाना, सीमा ने धमकाते हुए कहा। रेखा जी खाना खाकर सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती है तो वह प्रताप जी को ये बात बताना चाहती है कि आज बहू ने मुझे बहुत सारा खाना दिया, परंतु प्रताप जी सो जाते हैं। रेखा सोचती है कि सुबह को बता दूंगी, सोचकर वो सो जाती है। सुबह उठते ही वो देखती है कि प्रताप जी अपने बिस्तर पर है ही नहीं। तब वो देखती है कि प्रताप जी जमीन पर पड़े हैं और उनके मुंह से काफी खून बह रहा है। तब वे अपने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर प्रताप जी को अस्पताल में भर्ती कराती हैं। दीपक प्रताप जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति का ब्लड ग्रुप या किसी के मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपको खून का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तब रेखा दर बदर की ठोकरें खाती हुई अपने बेटे के ऑफिस पहुंच जाती है। रोती बिलखती है, बाहर धूप पे अपनी बेटी के इंतजार में बैठी रहती है। तब ऑफिस के बाहर खड़ा चपरासी, जो कि रामू काका का बेटा था, उसे मालूम नहीं था कि ये उसके बॉस दीपक की माँ है और उनके पिताजी की मालकिन है। उस बूढ़ी माँ को रोता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो उनके पास जाकर पूछता है कि माँ जी क्या बात है, आपको किसी से मिलना है क्या? रेखा जी कपकपाती आवाज में चपरासी से कहती है कि इस कंपनी का मालिक मेरा बेटा दीपक है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चपरासी उनकी दशा देखकर थोड़ा चिंतित भी होता है कि बॉस की माँ है क्या, परंतु वो उन्हें इंतजार करने को कहता है और दीपक के ऑफिस के सामने ही बिठा देता है कि जब मीटिंग पूरी हो जाए तो आप साहब से मिल लेना। रेखा जी ने उसे आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दिए और फिर अपने बेटे को ऑफिस से बाहर निकलते ही देखकर वे दौड़कर उनके पास गई और उसे गले लगाकर खूब रोने लगी कि बेटा तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें खून की ज़रूरत है, तुम कृपा करके उन्हें खून दे दो। दीपक खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। तब एकदम से दीपक अपनी माँ को पीछे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है, कौन है ये भिखारी? दीपक चपरासी को आवाज देता है और कहता है कि तुमने इस औरत की दशा भी देखी है? तुम्हें क्या लगा कि मेरी माँ हो सकती है? कि तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है? ये कोई पागल बुढ़िया है, इस यहाँ से कुछ पैसे देकर रफा दफा करो। बेटा ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब चपरासी कहता है कि साहब ये आपके इंतज़ार में बहुत देर से रोए जा रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? ये मेरा ऑफिस है या मैंने भिखारी को खैरत बांटने के लिए तुम्हें दरवाजे पर नहीं रखा हुआ है? निकाल फेंको इस बुढ़िया को यहाँ से। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन रेखा जी अपने बेटी को एक टक देखने लगती है और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगी। वो बोली, बेटा तुम्हारे पिता अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। इतना कहते ही दीपक अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उन्हें कोने में ले जाकर कहता है, क्यों क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रखा है आपने? घर पर तो आप लोग मुझे चैन सुकून से रहने नहीं देते हो और यहाँ भी मैं उस बूढ़े को अपने खून का एक कतरा भी नहीं देने वाला। इसकी वजह से पिछली बार भी मेरे इतने पैसे लग गए थे। फिर कुछ पैसे रेखा जी के मुंह पर मार कर जाकर अपने ऑफिस में बैठ गया। रेखा जी वहीं रोती बिलखती रही। तब चपरासी ने पूछा, माँ जी क्या बात है, ये आपके बेटे हैं ना सच में? रेखा ने हाँ में सिर हिला दिया। आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रेखा जी ने अपने बेटे द्वारा किए गए सारे दुष्कर्म बताए। सारी बातें सुनकर चपरासी की तो जैसे रूह ही कांप गई। वह तुरंत ही रेखा जी को अपने साथ लेकर बॉस के ऑफिस में गया और एक तमाचा खींचकर दीपक के गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बूढ़े माँ बाप के साथ
ऐसा व्यवहार करते हुए? ऑफिस में बैठे सभी लोग दीपक को देख रहे थे। दीपक अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात नहीं है मुझ पर हाथ उठाने की? निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अरे तू रहना कौन चाहता है तुम जैसे पापियों और राक्षसों आदमियों के ऑफिस में? मैं खुद ही निकल जाता हूँ यहाँ से। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कहकर चपरासी रेखा जी के साथ अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर ने चपरासी का खून मैच किया। खून जांच करने के बाद पता चला कि चपरासी का खून प्रताप जी के खून से मैच हो गया है और फिर चपरासी ने प्रताप जी को खून दे दिया। वो चपरासी रेखा के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। रेखा जी आंखों में आंसू लिए बस रोती ही जा रही थी और सोच रही थी कि एक मेरा बेटा है जो अपना खून होते हुए भी अपना ना हो सका, परंतु एक अनजान होते हुए भी ऐसे इंसान ने मेरे पति की जान बचाई। वो जाकर चपरासी के पैरों में गिर गई। चपरासी बोला, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, आप क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हो? आप उठिए, रो मत, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पता नहीं आपने कितने दिन से कब से खाना नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहकर चपरासी वहाँ से चला गया। वो कुछ खाने को लाता है तो रेखा जी उससे पूछती हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? चपरासी बताता है कि मेरा नाम राहुल है, मेरे पिताजी का नाम राजन है और उन्हें प्यार से लोग रामू कहकर बुलाते हैं और वे आपके ही घर में नौकरी करते हैं। अच्छा तो बेटा तुम रामू के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। जैसे ही रेखा पहला निवाला अपने मुंह में ही डालती है कि तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि खून का बंदोबस्त देर से होने के कारण रेखा जी हमने बहुत कोशिश की, परंतु हम आपके पति प्रताप जी को बचा नहीं पाए। सॉरी, ही इज़ नो मोर। इतना सुनते ही वह बेसुसी बैठ गई और कहती रही कि अच्छा हुआ जी आप मुझसे पहले ही चले गए, वरना अगर मैं पहले चली जाती तो मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा को कभी शांति ना मिलती। तभी उनकी बेटी रीतू का फ़ोन आ गया। रीतू बोली कि माँ आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? रात मैंने उनसे बात की थी तो वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। बेटा तेरे पिताजी को अब शांति मिल गई है, अब वे भगवान के घर सुकून से रहेंगे। और फिर वह रोती रोती ज़मीन पर बेहोश हो गई। प्रताप जी की मौत की खबर सुनते ही बहू सीमा भी अस्पताल में पहुंच गई। सारे क्रियाक्रम करने के बाद मेरा बेटा राहुल भी वापस आ गया। सारी बातों का बयान देकर रामू काका जोर जोर से रोने लगे। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। सारी बातें सुनकर रीतू अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों पापियों को यहाँ से। इन्होंने मेरे बाबूजी को जान से मार दिया और मेरी माँ को भी ये मारने वाले थे। ये ददिया इस बात के सबूत है। इसे खिलाकर ये लोग मेरी माँ को भी जान से मारने वाले थे। रेखा जी ने अपने नौकर के बेटे राहुल, जिसने अपने खून देकर प्रताप जी की जान बचाने की कोशिश की थी, उसको अपनी आधी जायदाद दे दी और आधी बची जायदाद अपनी बेटी रीतू को देकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश अपनी बेटी के साथ रहने के लिए चली गई। दोस्तों, आज भी बेटे को पराया मान लिया जाता है, तो प्रताप जी ने अपने बेटे दीपक को पूरी जायदाद का वारिस बना दिया था। इस गिलानी में उन्होंने अपनी बेटी रीतू को अपने बेटे द्वारा हो रहे दुष्कर्म के बारे में कुछ नहीं बताया, परंतु बेटियां होती ही ऐसी है, अगर माँ बाप उनको ज़्यादा दे या फिर ना भी दे, फिर भी बेटी अपने माता पिता का ही साथ देती है। वो उन्हें कभी दुख परेशानी में नहीं देख सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर बेटा ऐसा ही होता है, परंतु इस युग में ऐसे बेटे से
ऐसे बहुत से बेटे जन्म ले चुके हैं जो अपने माता पिता की ज़मीन जायदाद के लिए तो आगे रहते हैं, परंतु बुढ़ापे में उनकी सेवा करने से पीछे हट जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।